बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने आज लेक्चर नंबर 10 प्रेजेंट कर रहा हूँ उर्दू आईटी एकेडमी की तरफ से। इस लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम ऑफिस 365 डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन को कवर करेंगे और डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन एडी कनेक्ट टूल के ज़रिए किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो चीज़ भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। साथ साथ एडी कनेक्ट टूल से पहले कौन से टूल यूज़ किए जाते थे डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन के लिए, जो कि ऑफिस 365 के ज़रिए पॉसिबल थी जब से ऑफिस 365 आया है, लेकिन टूल हमारे पास लेटरली चेंज होते रहे हैं। तो पहले कौन से टूल थे जिनके ज़रिए हम डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन करते थे, वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास 5 थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं और उसी के साथ साथ आखिरी जो है हमारा इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर एज़्योर एडी कनेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है कि हम किस तरीके से एज़्योर एडी कनेक्ट के टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिटीज़ फॉर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज आपके पास दो तरह के मौजूद हैं, एक पब्लिक क्लाउड है और एक आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑर्गेनाइजेशनल क्लाउड है। देखिए, पब्लिक क्लाउड या पब्लिक क्लाउड सर्विसेज क्या है? पब्लिक क्लाउड सर्विसेज बेसिकली वो हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि एक इंटरनेट यूज़र से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे कि हमारे पास आउटलुक, हॉटमेल, स्काईड्राइव, एक्सबॉक्स लाइव, ये सारी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत अरसे से इंटरनेट यूज़र को फैसिलिटेट कर रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट की तमाम सर्विसेज ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल हैं और हर इंटरनेट यूज़र के लिए ये सर्विसेज एक्सेसिबल हैं। जस्ट यहाँ पर आपको अकाउंट साइन अप करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो भी आप अकाउंट साइन अप करते हैं वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कहलाता है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट से उसका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कहलाता है और आप उसके ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट की पब्लिक सर्विसेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे कि आप हॉटमेल पर एक्सेस करते हैं, आप आउटलुक पर एक्सेस करते हैं, तो आप उन सर्विसेज पर भी एक्सेस तभी कर सकते हैं जब आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हॉटमेल का, आउटलुक का या पहले अगर देखा जाए तो live.com का अकाउंट बनाया हुआ हो। जब आपके पास ये अकाउंट होंगे तब आप माइक्रोसॉफ्ट की पब्लिक क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें स्काई ड्राइव भी शामिल है। लेकिन जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज के लिए ही बना है, लेकिन इसका फ़र्क ये है कि इसके अंदर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन के ज़रिए एक्सेस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज़ करते थे तो उसके अंदर आपका कंपनी का डोमेन ऐड नहीं होता, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का इटसेल्फ पब्लिक डोमेन ऐड हो रहा होता है, जैसे कि outlook.com, hotmail.com। लेकिन जब आप माइक्रोसॉफ्ट की किसी क्लाउड सर्विस को ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट से एक्सेस करते हैं तो आपकी आईडी या आपका यूज़र अकाउंट आपके कंपनी डोमेन के साथ एडअप होते हुए एक्सेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट की बात करता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट मेरा कंपनी का एम्प्लॉय नेम @ मेरे कंपनी का डोमेन। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट से आपको कनेक्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड कैटेगरी के तौर पे निकाली हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, जैसे कि ऑफिस 365। ऑफिस 365 ऑफिस 365 बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाउड सर्विस है। यानी ये एक इंटरनेट यूज़र की सर्विस नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने इस पर आउटलुक का या हॉटमेल का अकाउंट बना लिया और आप इसको यूज़ कर रहे हैं, नहीं। बेसिकली ऑफिस 365 एक ऐसी क्लाउड सर्विस है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जब वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की फैसिलिटी अपने पास अवेल करेंगे तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके वो ऑफिस 365 की सर्विस पर एक्सेस कर सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट आएगा कैसे? ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट दो तरीकों से आ सकता है। एक तो कंपनी फ्रेश ऑफिस 365 पर है और वो ऑफिस 365 को यूज़ कर रही है, तो सिंपल जो कंपनी का जो डोमेन है वो ऑफिस 365 के अंदर ऐड होगा और जितने भी एम्प्लॉयज़ के अकाउंट बनेंगे वो सारे के सारे यूज़र आईडी कुछ इस तरीके से होंगे कि एम्प्लॉय @ ऑर्गेनाइजेशनल या कंपनी डोमेन। तो जब वो ऑफिस 365 पर एक्सेस करेंगे तो वो अपनी ये वाली आईडी देंगे, ना कि वो माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट आईडी दें, हॉटमेल या आउटलुक की आईडी दें, उससे वो एक्सेस नहीं होगा।
उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशनल आईडी देनी होगी जब भी वो ऑफिस 365 पर एक्सेस करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशनल आईडी क्या होती है? एम्प्लॉय नेम या यूजर नेम @ कंपनी डोमेन। ये बेसिकली ऑफिस 365 का एक्सेस मैकेनिज्म है। आप ऑफिस 365 को टेनेंट आईडी से भी एक्सेस कर सकते हैं। टेनेंट आईडी वो होती है जब कंपनी फर्स्ट टाइम ऑफिस 365 पे साइन अप होती है, तो कंपनी के नेम के साथ .onmicrosoft.com लिखा हुआ होता है। तो .onmicrosoft.com जब भी किसी कंपनी के नेम के साथ लिखा हुआ होगा या किसी टेनेंट नेम के साथ लिखा हुआ होगा, वो बेसिकली टेनेंट डोमेन कहलाता है। आप टेनेंट डोमेन के जरिए भी एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट के जरिए ही जा रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के जरिए नहीं जा रहे। ठीक है, आप क्योंकि क्लाउड सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो क्लाउड सर्विस ऑफिस 365 है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का काम कर रही है, तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट के जरिए ही एक्सेस होगी। अब आप या तो टेनेंट अकाउंट से एक्सेस कर लें या कंपनी डोमेन ऑफिस 365 में ऐड कराएं और उसके जरिए एक एम्प्लॉय अकाउंट बना के कंपनी डोमेन उस एम्प्लॉय अकाउंट पर असाइन करके एंड देन आप उसके जरिए एक्सेस कर लें। बात सेम है। ठीक है, बस सिर्फ फर्क ये है कि आप अगर ऑफिस 365 के सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को किसी कंपनी से बिलोंग करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूं और मैं बेसिकली ऑफिस 365 को एक्सेस करना चाह रहा हूं अपनी कंपनी के क्रेडेंशियल से, तो फिर मैं अपनी कंपनी का डोमेन उस ऑफिस 365 का उस ऑफिस 365 के अंदर ऐड कराऊंगा, तभी मैं ये कह सकता हूं कि मेरी कंपनी ऑफिस 365 के क्रेडेंशियल को इस्तेमाल करते हुए ऑफिस 365 पर एक्सेस करती है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस माइक्रोसॉफ्ट की एक क्लाउड सर्विस है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी क्लाउड सर्विस हैं, जैसे इंट्यून है, जैसे कि आपके पास एजोर है, लेकिन अभी हमारा जो फोकस और कंसंट्रेशन है वो ऑफिस 365 पर है। इसी तरीके से मैंने जो आपको शुरू में बताया कि क्लाउड आइडेंटिटी बेसिकली क्या है। क्लाउड आइडेंटिटी सबसे इम्पोर्टेंट क्लाउड आइडेंटिटी के अंदर जो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लाउड आइडेंटिटी के अंदर जो एक्सपेक्ट है, वो बेसिकली ये है कि आपका जो क्लाउड आइडेंटिटी के अंदर जो अकाउंट बनता है ना, वो ऑफिस 365 की विंडोज एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में बनता है। अब आप ये बोलेंगे यार, ये विंडोज एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ से आ गई? देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप ऑफिस 365 पे लॉगिन करते हैं और एडमिन पोर्टल पर आते हैं और वहां जाके यूजर अकाउंट बना रहे होते हैं, तो आपके सामने तो ऑफिस 365 के पोर्टल पे वो यूजर अकाउंट आपको नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ऑफिस 365 की क्लाउड एक्टिव डायरेक्टरी में, जो कि एजोर पे होस्टेड है, उसके अंदर वो अकाउंट बन रहा होता है। ठीक है, एक्चुअली वो अकाउंट क्लाउड पर ही बनता है। ऐसा नहीं है कि वो अकाउंट आपकी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में बन रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। आप ऑफिस 365 पे रहते हुए ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अकाउंट बना नहीं सकते। आप ऑफिस 365 पे रहते हुए ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के अकाउंट को सिंक करवा सकते हो, लेकिन ऑफिस 365 पे रहते हुए ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्लाउड आइडेंटिटी क्या है? क्लाउड आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी है जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ क्लाउड से है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अकाउंट बनाया जो कि ऑफिस 365 में क्रिएट किया है। अब वो अकाउंट मेरे ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उससे ताल्लुक ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लाउड सर्विस में क्रिएट हुआ है। अब सवाल ये है कि वो क्रिएट कहाँ हुआ है? देखें, जब भी आप जब भी आप अकाउंट बनाते हैं ना क्लाउड पर, जैसे कि ऑफिस 365 में आपने अकाउंट बनाया या एजोर में आपने अकाउंट बनाया, तो बेसिकली वो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में जाके क्रिएट होता है। आपके सामने ऑफिस 365 का पोर्टल नजर आएगा, लेकिन जब आप ऑफिस 365 के अंदर कोई भी अकाउंट कॉन्फ़िगर करेंगे या कोई भी अकाउंट नया क्रिएट करेंगे जो कि क्लाउड पर आपने क्रिएट किया है, वो सीधा का सीधा एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट हो जाएगा। ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी कि आपके सामने ऑफिस 365 का इंटरफेस है, लेकिन अकाउंट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में जाके क्रिएट हो रहा है, और ये आइडेंटिटी क्लाउड आइडेंटिटी कहलाती है, क्योंकि ये आइडेंटिटी क्रिएट ही क्लाउड पर हुई है और एक्सेस भी क्लाउड की सर्विस को कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक आइडेंटिटी कहलाती है डायरेक्टरी एंड पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन आइडेंटिटी। डायरेक्टरी एंड पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन आइडेंटिटी क्या है? देखें,
आपके पास एक ऐसी कंपनी है जो कि एक एंटरप्राइज सेक्टर से ताल्लुक रखती है, ठीक है, एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके पास एक एंटरप्राइज सेक्टर से ताल्लुक रखती है। अब मैं ये कहता हूं कि यार मैं अपनी कंपनी को कंप्लीटली ऑफिस 365 पे मूव नहीं कर सकता, मैं अपनी कंपनी की एक्टिव डायरेक्टरी को ऑफिस 365 के साथ, ऑफिस 365 की एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ सिंक करवा सकता हूं। तो फिर उसका क्या मैकेनिज्म है? अब यहां पर आप गौर से मेरी बात सुनिएगा। जो ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी है वो एक अलग फॉरेस्ट है, जो ऑफिस 365 पर एक्टिव डायरेक्टरी एजोर की चल रही है वो एक अलग फॉरेस्ट है। तो इन दोनों फॉरेस्ट के दरमियान जब आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पर अकाउंट अकाउंट को सिंक करवाना चाहते हैं, तो वहां पर आपके पास एक सिंक्रोनाइजेशन टूल होना चाहिए जो कि आपको ये फैसिलिटी दे कि आपके ऑन प्रेमिसेस के एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट ऑफिस 365 की एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सिंक हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जो यूजर ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के क्रेडेंशियल यूज कर रहा है, जब ऑफिस 365 पर उसका अकाउंट सिंक हो जाएगा फ्रॉम ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी, तो वही क्रेडेंशियल से वो ऑफिस 365 पर भी लॉगिन हो सकता है। मतलब उसके लिए क्रेडेंशियल चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेम क्रेडेंशियल से जो कि उसके पास ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में बने हुए हैं, वही क्रेडेंशियल से वो अपने लैपटॉप पर भी लॉगिन होता है जब वो कॉर्पोरेट में होता है, वही क्रेडेंशियल से वो ऑफिस 365 पर भी लॉगिन हो सकता है। वही क्रेडेंशियल से वो ऑफिस 365 पे भी लॉगिन हो सकता है। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि आपके पास, आपके एम्प्लॉइज, आपके यूजर्स के पास यूनिफाइड यूनिफाइड क्रेडेंशियल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो जब ऑफिस 365 पे जा रहे होंगे तो वो एक क्लाउड क्रेडेंशियल से जाएं, जब वो अपने ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सेस करें, यानी अपने लैपटॉप को एक्सेस करें जो कि ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से डोमेन ज्वाइंड है, तब वो एडी के क्रेडेंशियल यूज करें। तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, और इस आसानी से आपको फायदा ये होगा कि आपका यूजर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रेडेंशियल यूज कर रहा होगा अपने लैपटॉप पर लॉगिन करने के लिए भी, और वही क्रेडेंशियल से वो ऑफिस 365 पर भी लॉगिन हो रहा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है ऑफिस 365 का, और ये मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज सेक्टर यही यूज करते हैं। अब फेडरेटेड आइडेंटिटी क्या है? फेडरेटेड आइडेंटिटी का फायदा ये है, देखें, क्लाउड आइडेंटिटी क्या है? जो कि सिर्फ क्लाउड पे बनी। डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन आइडेंटिटी क्या है? जो कि ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के अकाउंट को सिंक कर रही है ऑफिस 365 पर, एंड देन यूजर यूज कर रहा है। फेडरेटेड आइडेंटिटी क्या है? फेडरेटेड आइडेंटिटी के लिए आपके पास डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। लेकिन फेडरेशन से फायदा क्या होता है? फेडरेशन से आपको सिंगल साइन ऑन मिल जाता है। सिंगल साइन ऑन क्या है? सिंगल साइन ऑन ये है कि फॉर एग्जांपल आप अपने अपने कॉर्पोरेट लैपटॉप पर, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से डोमेन ज्वाइंड है, आपका लैपटॉप ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से डोमेन ज्वाइंड है, ठीक है, और आप अपने लैपटॉप पर लॉग इन है, और आपने वही क्रेडेंशियल ऑफिस 365 की एक्टिव डायरेक्टरी पे सिंक करवाए हुए हैं। जब आप ऑफिस 365 का पोर्टल खोलेंगे तो वहां पर आपने फिर क्रेडेंशियल देने हैं। बेशक देने आपने अपने ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी वाले ही हैं जो कि आपने अपने लैपटॉप पे लॉगिन करते वक्त दिए थे, लेकिन आपने क्रेडेंशियल फिर भी देने हैं, और उसके बाद आप ऑफिस 365 पे लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन जब आप फेडरेशन कर लेंगे तो फेडरेशन से आपको क्या फायदा है? फेडरेशन से आपको फायदा ये है कि वंस आप अपने लैपटॉप पर लॉगिन हो गए, जैसे ही आप portal.office.com डालेंगे, आपको वहां पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं, वो आप ही के क्रेडेंशियल को उठाएगा और वो आप ही के क्रेडेंशियल को ऑफिस 365 के पोर्टल पे लॉगिन कर देगा। तो ये बेसिकली एडीएफएस के जरिए होता है, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्वर की वजह से होता है। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस ये एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस है जो कि आपको फेडरेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और इस फेडरेशन से आप सिंगल साइन ऑन यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एडीएफएस लगा हुआ कहां पर है? क्या ये ऑफिस 365 का पार्ट है? नहीं, एडीएफएस ऑफिस 365 का पार्ट नहीं है। एडीएफएस आपके ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में लगता है, और ऑफिस 365 आपकी क्लाउड की सर्विस है। ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी सिंक होती है सबसे पहले ऑफिस 365 के साथ। जब वो सिंक हो जाती है उसके बाद एडीएफएस बिल्ड होता है, और एडीएफएस बिल्ड होने के बाद आप यहाँ पर फेडरेशन कॉन्फ़िगर करते हैं। जब आप फेडरेशन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं उसके बाद आपको सिंगल साइन ऑन का ऑप्शन मिलता है। और इस सिंगल साइन ऑन के ऑप्शन से आपको क्या फायदा है? इस सिंगल साइन ऑन के ऑप्शन से आपको फायदा यह है कि जब आपका यूजर आपके लैपटॉप पर
जब आपका यूजर अपने लैपटॉप पर लॉगिन करेगा ऑन प्रेमिसेस के एक्टिव डायरेक्टरी क्रेडेंशियल से और वो ब्राउजर पे portal.office.com डालेगा, तो उसका कनेक्शन डायरेक्टली क्लाउड पे बनने से पहले एडीएफएस से बनेगा और एडीएफएस उसी के क्रेडेंशियल को पास थ्रू कर देगा, उसी के क्रेडेंशियल को पास थ्रू कर देगा ऑफिस 365 के पोर्टल के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंक हुआ हुआ है उसका अकाउंट वहां पर। एंड देन आपके यूजर के लैपटॉप पर विदाउट गिविंग एनी क्रेडेंशियल थ्रू सिंगल साइन ऑन आपके portal.office.com लॉग इन हो जाएगा। तो ये फेडरेशन के जरिए होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि अगर आपने ऑन प्रेमिसेस एडीएफएस लगाया और गलती से एडीएफएस बंद हो गया या प्रॉब्लम एडीएफएस में कोई प्रॉब्लम आ गई या एडीएफएस नहीं चल पा रहा, तो फिर आप सिंगल साइन ऑन की फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे। और ऐसी सूरत में जो यूजर सिर्फ और सिर्फ क्लाउड पर हैं वो तो ऑफिस 365 को एक्सेस कर लेंगे, लेकिन जो यूजर ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक हुए हुए हैं और फेडरेशन के जरिए ऑफिस 365 को एक्सेस कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ रिकमेंड करता है कि आप एडीएफएस को ऑन प्रेमिसेस में लगाने के बजाय एजोर पे लगाएं। एजोर पर जब वो एडीएफएस लगेगा तो वो एक्चुअली आपकी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से ही कनेक्टेड होगा। लेकिन इसमें आपको फायदा ये होगा, अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स रिकॉल करें, तो अगर आप एडीएफएस एजोर में लगाएंगे तो एडीएफएस के साथ साथ आपने वहां पर एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी लगाना है। तो एडीएफएस बजाय आपके ऑन प्रेमिसेस में लगे और ऑन प्रेमिसेस में लगने के बाद वो एक डिसएडवांटेज का सबब बन सकता है। तो बेहतर ये है कि आप एडीएफएस को एजोर पे लगाएं और एजोर पर एडीएफएस के साथ साथ एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाएं। तो उससे होगा ये कि एडीएफएस आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होगा। तो अगर आपके ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आती भी है, तब भी वो प्रॉब्लम एजोर की वजह से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एजोर में एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी मौजूद है जिसके पास सारे के सारे अकाउंट की एक रेप्लिका कॉपी मौजूद है और साथ साथ एडीएफएस उससे भी कनेक्टेड है। तो फेडरेशन आपके पास यहाँ अप रहेगी। तो ये एक अच्छा फायदा है आपको। अगर ऑन प्रेमिसेस में ही आप लगाना चाहते हैं, एजोर में लगाना नहीं चाहते, एजोर में आप नहीं लगाना चाहते क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट बेयर नहीं करना चाहते, तो फिर आप ऑन प्रेमिसेस के अंदर एडीएफएस 2 लगाएं लोड बैलेंसर में, ताकि आपके पास अगर एक एडीएफएस में प्रॉब्लम भी होती है तो आपके पास दूसरा एडीएफएस मौजूद हो जिसके जरिए आप एडीएफएस को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फेडरेशन। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट कोर्स के अंदर फेडरेशन पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि आपको एंड टू एंड फेडरेशन के बारे में एक क्लियर पिक्चर नजर आ जाए। अच्छा, अब अगर मुझे अपनी एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करना है ताकि मैं ऑफिस 365 की सर्विसेज उन तमाम एम्प्लॉयज़ को दे सकूं और वो एम्प्लॉयज़ अपने ही एक्टिव डायरेक्टरी के क्रेडेंशियल को जो कि वो अपने लैपटॉप पे यूज़ करते हैं वही क्रेडेंशियल से ऑफिस 365 पे लॉगिन हो जाए, तो उसके लिए मुझे अपनी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करने के लिए मेरे पास डायरेक्टली सिंक्रोनाइजेशन का टूल होना चाहिए जिसके जरिए मैं इंटीग्रेट कर सकूं। अब सवाल ये उठता है कि मेरा एक सवाल है कि आप क्यों एजोर एडी कनेक्ट यूज करना चाहते हैं। अब एजोर एडी कनेक्ट को यूज करने से पहले आप थोड़ा पीछे आ जाएं। देखें, जब से माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 365 इंट्रोड्यूस कराया है तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये सिंक्रोनाइजेशन वाला ऑप्शन रखा है। और सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन से आपको फायदा ये है कि आपके ऑन प्रेमिसेस के तमाम अकाउंट सिंक हो जाते हैं ऑफिस 365 पर। एंड देन आपका यूजर जो ऑन प्रेमिसेस के क्रेडेंशियल अपने लैपटॉप पे लॉगिन करते वक्त देता है वही क्रेडेंशियल आप उसे कह सकते हैं कि वो अपने ऑफिस 365 के पोर्टल पर लॉगिन करते वक्त भी दे। ठीक है, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एयर बाय एयर चेंजेस लेके आया है। और एयर बाय एयर क्या क्या चेंजेस लेके आया है। सबसे पहले जब ऑफिस 365 था तो हमारे पास डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन का डीआर सिंक के नाम से एक टूल था। ठीक है, उसके बाद जब माइक्रोसॉफ्ट आया तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एजोर एडी कनेक्ट निकाला। तो एजोर एडी कनेक्ट के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टीपल न्यू इम्प्रूवमेंट्स लेके आ गया है। तो बेसिकली अब हम जो टूल यूज करते हैं वो एजोर एडी कनेक्ट का यूज करते हैं। मतलब पहले हम डायरेक्टरी सिंक टूल यूज करते थे सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और अब हम एजोर एडी कनेक्ट यूज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम एजोर एडी कनेक्ट टूल यूज क्यों कर रहे हैं।
देखें, एजोर एडी कनेक्ट टूल हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास ताकि हम दो एक्टिव डायरेक्टरी को एक सिंक साइकिल के साथ ज्वाइन कर सकें। देखें, अगर आपको थोड़ा सा ना माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मैनेजर का आइडिया हो या फोरफ्रंट आइडेंटिटी मैनेजर का आइडिया हो तो आपको आसान होगा सिंक साइकिल को समझना। सिंक साइकिल क्या है? सिंक साइकिल बेसिकली दो एंटिटीज को आपस में कनेक्ट करता है और उसकी तमाम की तमाम ऑब्जेक्ट्स की सिंक्रोनाइजेशन करता है एक से दूसरी एंटिटी में। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास शेयर पॉइंट है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने शेयर पॉइंट सर्वर में तमाम के तमाम अकाउंट्स को सिंक कर लूं एक डिफरेंट एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट से। मैं ये कहता हूं कि मैं अपने तमाम के तमाम एक्टिव डायरेक्टरी के अकाउंट को सिंक कर लूं शेयरपॉइंट सर्वर पर, लेकिन वो तमाम के तमाम अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी के डिफरेंट फॉरेस्ट पे चल रहे हैं, उस फॉरेस्ट पे नहीं चल रहे जिस फॉरेस्ट पे शेयरपॉइंट सर्वर है। तो मैं क्या करूंगा? अब इस चीज को अचीव करने के लिए मेरे पास सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए। अब सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म क्या होगा? सिंक साइकिल से मैं ये टारगेट अचीव कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन सर्विस इंस्टॉल करूंगा और सिंक साइकिल कॉन्फ़िगर करूंगा तो फिर मुझे दोनों एंटिटीज के कनेक्टर डिफाइन करने हैं कि यार लेट सपोज मैं ये कहता हूं कि मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के फॉरेस्ट के तमाम यूजर मुझे शेयरपॉइंट सर्वर पर सिंक करना है, तो सबसे पहले मेरा ये कनेक्टर किस सर्विस को कनेक्ट कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे सिंक करना है शेयरपॉइंट सर्वर पर सारे के सारे यूजर्स को जो कि एक डिफरेंट फॉरेस्ट में चल रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे उस फॉरेस्ट के साथ कम्युनिकेशन करानी है जिसमें शेयरपॉइंट सर्वर चल रहा है। तो मैं एक कनेक्टर बनाऊंगा और एक कनेक्टर बनाऊंगा दो फॉरेस्ट के दरमियान। ठीक है, एक कनेक्टर बनाऊंगा दो फॉरेस्ट के दरमियान ताकि इन दोनों फॉरेस्ट के दरमियान जिन यूजर्स को मुझे सिंक करवाना है उस फॉरेस्ट में जहां मेरा शेयर पॉइंट चल रहा है वहां पर मैं सिंक्रोनाइजेशन करवा सकूं। जब सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी उसके बाद मैं शेयर पॉइंट में प्रोफाइल बना सकता हूं। तो बेसिकली इसी तरीके से मैं माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मैनेजर के जरिए अगर मुझे यूजर्स की प्रोफाइल बनानी है तो यूजर्स की प्रोफाइल बनाने से पहले मुझे उसको अपनी एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक करवाना है अपने माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मैनेजर के पोर्टल पर। जब वो मेरे पास सिंक हो जाएंगे देन फिर मैं उससे अपना काम ले सकता हूं। तो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन का काम क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन का काम होता है टू एंटिटीज को कनेक्ट करना। किस तरीके से? कनेक्टर्स के जरिए। अब कनेक्टर्स में देयर सम डिप्लॉयमेंट, देयर सम डेवलपमेंट, यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग होती है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए बहुत आसान किया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए हर चीज ट्रांसपेरेंट की हुई है। ट्रांसपेरेंट इन सेंस की हुई है कि आपके सामने एक टूल है और एक टूल है और एक जीओआई बेस प्रोग्राम है जिसको आपने ऑपरेट करना है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आपने स्क्रिप्टिंग एंड डेवलपमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट कॉन्फ़िगरेशन करनी है उस टूल पर यूजिंग जीओआई। उससे होगा ये कि आपने जस्ट फील्ड भरनी है और फील्ड में आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूं कि मुझे ऑफिस 365 की एक्टिव डायरेक्टरी को ऑन प्रेमिसेस की एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ फील्ड ये देनी है कि मेरी ऑफिस 365 की एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, उसके क्रेडेंशियल्स देने, और इसी तरीके से मेरी ऑन प्रेमिसेस की एक्टिव डायरेक्टरी क्या है उसके क्रेडेंशियल देने। एंड देन फिर इन दोनों क्रेडेंशियल को देने के बाद मुझे एडी कनेक्ट टूल के जरिए क्या करवाना है? मुझे लेट सपोज डायरेक्टरी एंड पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन करानी है। फिर उसके बाद मुझे क्या कराना है? मुझे एक्सचेंज का हाइब्रिड बनाना है। तो फिर इस तरीके से आप एजोर एडी कनेक्ट टूल को कॉन्फ़िगर करते चले जाते हो एंड देन आपके पास एक सिंक सर्वर खड़ा हो जाता है और उसके जरिए आप अपनी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के अकाउंट को सिंक करवा देते हो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी पर एंड देन ऑफिस 365 की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हो। अब अब अगर मुझे एजोर एडी कनेक्ट को इंस्टॉल करना है तो ये एक रिक्वायरमेंट है जो कि आपके पास पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि एजोर एडी कनेक्ट टूल जिस मशीन पे इंस्टॉल होगा वो मशीन डोमेन ज्वाइंट होनी चाहिए ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, और उस मशीन पर इंटरनेट भी होना चाहिए क्योंकि एजोर एडी कनेक्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्लाउड सर्विस से कनेक्ट होगा, तो इंटरनेट नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। हाँ, आपके पास बेशक इंटरनेट लिमिटेड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट जो है ना फुल अलाउ कर दें, नहीं, आपको इंटरनेट फुल अलाउ करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट आपको सर्टेन
पोर्ट्स एंड सर्टेन यूआरएल्स बताता है। अब वो यूआरएल्स और वो पोर्ट्स ऑन कर दें और आप Azure AD Connect टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लिंक मैंने आपको दिया है, ये लिंक रेफरेंस यूआरएल है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। और अगर इसमें कोई भी क्यूरी हो आपकी, तो आप UITA के कम्युनिटी फोरम ऑफिस 365 पर मुझे पोस्ट करें, मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ और मैं बहुत एक्टिव हुआ हुआ हूँ उस पर। तो ये आपके सामने रिक्वायरमेंट है। अब आप इस रिक्वायरमेंट को अच्छे से रीड करें, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मैं बताता चलूँ कि जो मैंने उन उन यूजर्स को भी टारगेट किया है अपने इस लेक्चर में, कि लेट सपोज वो यूजर जो कि डायरेक्टरी सिंक को अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी उनके पास ऑलरेडी चल रहा है, तो वो क्या चीज फॉलो करेंगे? वो फिर अपग्रेड फ्रॉम डीआर सिंक की रिक्वायरमेंट को देखेंगे। और जब अपग्रेड फ्रॉम डीआर सिंक की रिक्वायरमेंट को देखेंगे, तो इस रेफरेंस यूआरएल के अंदर अपग्रेड फ्रॉम डीआर सिंक का एक कंप्लीट सेक्शन मौजूद है जिसको वो रीड कर सकते हैं। और कोई भी क्यूरी हो तो वो मुझे पोस्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है जिसको आपने यूज करनी है Azure AD Connect की लैब बनाते वक्त भी और प्रोडक्शन में इंप्लीमेंट करते वक्त भी। तो Azure AD Connect एक टूल है, जिस मशीन पे आप वो इंस्टॉल करेंगे वो मशीन डोमेन ज्वाइंट होनी चाहिए। वो मशीन जब डोमेन ज्वाइंट होगी और उस पर इंटरनेट होगा, या अगर रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट है तो स्पेसिफाइड यूआरएल अलाउ होने चाहिए। अगर वो अलाउ होंगे तो फिर आप Azure AD Connect को बआसानी हैसल फ्री होकर इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, ये पावरशेल की टिप है। ये पावरशेल की टिप मैंने इसलिए दी है ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी मेरी टारगेट ऑडियंस है जो कि मेरे इस लेक्चर को व्यू कर रही है, तो मैं हर लेक्चर में ना कोई एक ऐसी एडिशनल चीज़ डालता हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, जो कि मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके फ़ायदा दे सकती है। तो उनमें से ये एक टिप है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि सिंक साइकिल ना चल नहीं रही होती और वो स्केड्यूल हुई भी होती है, या सम टाइम वो स्केड्यूल हुई भी होती है और वो स्केड्यूल पास हो जाता है और फिर उसके बाद अगेन सिंक साइकिल चलानी होती है। तो लोगों को समझ नहीं आता कि यार सिंक साइकिल चलाएं कैसे। तो सिंक साइकिल चलाने का सबसे आसान मैकेनिज्म पावर शेल के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और पावर शेल में सिर्फ आपको ये कमांड देनी है। कौन सा पावर शेल? पावर शेल एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी शेल, नॉट विंडोज पावर शेल। अगर आप विंडोज पावर शेल के जरिए ये कमांड चलाएंगे तो सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है एडी सिंक साइकिल के मॉड्यूल को। अगर आपके पास एडी सिंक साइकिल का मॉड्यूल नहीं है या आपको नहीं पता कि इंपोर्ट कैसे करना है, तो मैं आपको सही मायनों में एक टिप दूंगा कि आप पावरशेल को स्टडी करें या मुझसे क्वेश्चंस करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो टाइम बचाने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका यह है कि जिस मशीन पर आप एडी कनेक्ट टूल को इंस्टॉल करेंगे, वो मशीन आपके पास डोमेन ज्वाइंट होनी चाहिए, वो विंडोज सर्वर की मशीन होनी चाहिए, ठीक है। और उस पर आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी शेल डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर दें। जब आप वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे, उसमें ऑलरेडी एडी सिंक साइकिल का मॉड्यूल होता है, तो सिर्फ आपने ये कमांड चलानी है। अगर आपने ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को डेल्टा सिंक करना है, यानी वो ऑब्जेक्ट सिंक करने हैं जो नहीं हुए हैं, तो आप फर्स्ट कमांड चलाएंगे। अगर आपने पूरी एक्टिव डायरेक्टरी सिंक करनी है तो सेकंड कमांड चलाएंगे। अगर आपने ये चेक करना है कि यार सिंक्रोनाइजेशन तो चल रही है लेकिन इसका स्केड्यूल क्या है, तो गेट डैश एडी सिंक स्केड्यूलर चलाएंगे। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि यार ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी की सिंक्रोनाइजेशन क्लाउड एक्टिव डायरेक्टरी के साथ क्या चल रही है, अगर चल भी रही है या नहीं चल रही है, एरर आए में, तो आपने लास्ट कमांड चलानी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर Azure AD Connect की आपको लाइव लैब करवा सकूँ, लेकिन मैं नहीं करवा सकता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब आप Azure AD Connect को इंस्टॉल करने जाते हैं, कॉन्फ़िगर करने जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, ये कम से कम 2 से डेढ़ घंटे की, मतलब मैं आपको लैब के हवाले से बता रहा हूँ कि 2 से डेढ़ घंटे का टाइम इसमें आपको चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि सम टाइम वर्चुअल मशीन स्लो होती है, सम टाइम वर्चुअल मशीन, क्योंकि मेरी जितनी भी मशीन है वो सारी की सारी एज्योर पर है, तो सम टाइम इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो मैंने इस वीडियो को आसान बनाने के लिए जो जो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स और कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स लिए हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट लगा दिए हैं। और आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये एक गाइड दिखा रहा हूँ जो कि मैंने अभी खुद ही बनाई है।
मतलब मैंने खुद ही लैब बनाते वक्त, मतलब लैब करते वक्त सारे स्नैपशॉट ले लिए हैं ताकि मैं हजल फ्री होके आपको लेक्चर डिलीवर कर सकूं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पोस्ट करें, मैं आपको अच्छे तरीके से इस पर इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा जैसे मैं देता आ रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने एक जहन में एक बात रखनी है, जब भी आपने एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट को एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट टूल को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपने वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल पे जाना है और माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट टूल को डाउनलोड कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, जो कि आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, आप सिर्फ अगर गूगल पे लिखेंगे डाउनलोड एजोर एडी कनेक्ट तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का लिंक आ जाएगा और वो टूल आपने डाउनलोड कर देना है और उस वर्चुअल मशीन के अंदर कॉपी कर देना है जिस वर्चुअल मशीन पर आप एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट टूल को इंस्टॉल करेंगे। अब ये आपके पास एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट टूल है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट टूल को जब आप ओपन करें तो रन एज एडमिन से ओपन कीजिएगा, नॉर्मल यूजर से नहीं कीजिएगा। अगर नॉर्मल यूजर से करेंगे वो नहीं चलेगा, रन एज एडमिन से ओपन होना लाजमी है। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक्सप्रेस सेटिंग्स कस्टमाइज के चेक को आपने क्लिक करना है एंड देन आप जब कस्टमाइज पर आ जाएंगे तो फिर आपके सामने ये सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। देखें, आप अगर लेट सपोज 30 से 40 हज़ार यूजर की सिंक्रोनाइजेशन करवाने जा रहे हैं फ्रॉम योर ऑन प्रीमिसेस टू एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, देन आप एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास यूजर अकाउंट्स कम है, 500, 600, 1000, 1200 है, तो फिर आपने स्पेसिफाई अ कस्टम इंस्टॉलेशन लोकेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड देन आपने कैरी ऑन कर लेना है। ठीक है, इसमें आपने एसक्यूएल सर्वर या सर्विस अकाउंट या सिंक ग्रुप्स किसी भी किस्म के किसी चेक को आपने इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपने फर्स्ट चेक पर क्लिक करना है, स्पेसिफाई अ कस्टम इंस्टॉलेशन लोकेशन, इस चेक को आपने क्लिक करके एंड देन इंस्टॉलेशन की तरफ मूव हो जाना है, क्योंकि आपके यूजर अकाउंट इतना ज्यादा नहीं है। जब यूजर अकाउंट ज्यादा होगा तो फिर आपने एसक्यूएल सर्वर भी यूज करना है, फिर आपने सर्विस अकाउंट भी यूज करना है, फिर आपने सिंक ग्रुप भी डिफाइन करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास यूजर थ्रेशोल्ड ज्यादा है, 30-40 हज़ार बहुत होते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो रहे होंगे। अभी सिर्फ एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, असल चीज कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमारे पास एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट इंस्टॉल हो गया तो इंस्टॉल होने के बाद अब हमें एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट को कॉन्फ़िगर करना है। अब कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मुझे यूज़र साइनिंग के पेज पर आना है। जब मैं यूज़र साइनिंग के पेज पर मौजूद हूँ तो मुझे ये बताना है कि भाई मैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट से करना क्या चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट से पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन करवाना चाहता हूँ। तो भाई पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है ये, यहाँ पर ये कह रहा है कनेक्ट टू एजोर एडी, एंटर योर एजोर एडी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल। इसका मतलब ये है कि ऑफिस 365 पर जो आपके ग्लोबल एडमिन की जो क्रेडेंशियल है, ऑफिस 365 के जो आपके ग्लोबल एडमिन के क्रेडेंशियल है वो आपने यहाँ डिफाइन करना है। जब आप वो ये डिफाइन कर देंगे वो नीचे वेरीफाई करेगा कि क्या ये क्रेडेंशियल सही है या नहीं। जब वो वेरीफाई कर लेगा उसके बाद वो आपको ये कहेगा कि यार यहाँ पर वो क्रेडेंशियल डिफाइन करो, वो क्रेडेंशियल डिफाइन करो जो एडी फॉरेस्ट अकाउंट के एंटरप्राइज एडमिन के हैं। यानी यहाँ पर आपने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूज एग्जिस्टिंग एडी अकाउंट, और यूज एग्जिस्टिंग एडी अकाउंट के अंदर जो आपके एडी फॉरेस्ट का एंटरप्राइज एडमिन है, बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो अकाउंट से एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन होती है ना, वही अकाउंट एंटरप्राइज एडमिन होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्राइज एडमिन बाज औकात बनाए जाते हैं और बाज औकात बेस्ड ऑन दी डिमांड एंटरप्राइज एडमिन के ग्रुप में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब भी आप एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट के अंदर एडी फॉरेस्ट अकाउंट को यूज करेंगे कनेक्टिविटी के लिए तो आपने यहाँ एंटरप्राइज एडमिन के क्रेडेंशियल देने हैं। और जब आप एंटरप्राइज एडमिन के क्रेडेंशियल दे देंगे उसके बाद फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर कनेक्ट योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, अब जब जैसे ही आप क्रेडेंशियल दे देंगे तो यहाँ पर आपके पास आपका फॉरेस्ट नजर आ जाएगा। वो फॉरेस्ट आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ऐड डायरेक्टरी पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर फॉरेस्ट हटाया हुआ है इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी सी प्राइवेसी
को मेंटेन रखना चाह रहा था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप अपने ऑफिस 365 के क्रेडेंशियल को एंटरप्राइज एडमिन के दे देंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे एंड देन डायरेक्टरी टाइप एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट में आपका फॉरेस्ट यहाँ पे डिफाइंड हो रहा होगा, उसको ऐड डायरेक्टरी पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद जब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी यूपीएन सफिक्स, अब बाज़ औक़ात होता क्या है कि समहाउ आपका जो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी का जो डोमेन है ना, जो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी पर जो आपका डोमेन है, जो ऑफिस 365 में आपने ऐड कराया है ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन के तौर पर, वो डिफरेंट होता है और ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन डिफरेंट होता है। तो ऐसी सूरत में आपने ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूपीएन सफिक्स ऐड करना होता है। जब आप यूपीएन सफिक्स ऐड कर देते हो, उसके बाद फिर आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपके सामने वो चीज़ नजर आ रही होती है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है कि आपका ऑन प्रेमिसेस अकाउंट, ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन डिफरेंट हो, तो फिर ऐसी सूरत में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि ऑफिस 365 के अंदर जो भी ऑफिस 365 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सम टाइम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अपना ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एक्सपोज करना नहीं चाहती, ठीक है, वो नहीं दिखाना चाहती। तो फिर क्या होता है कि फिर जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन डोमेन होता है ना, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन डोमेन, जैसे कि abc.com.pk, यानी जिसके अंदर .com.pk आ रहा होता है, या जैसे कि ubl.com.pk। अब ubl.com.pk बेसिकली क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन डोमेन है, ठीक है, लेकिन ये एक हो सकता है कि ये एक ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ना हो। तो कंपनी ने क्या किया कि यार इस डोमेन को एक्सपोज कर दिया, ठीक है, इस डोमेन को एक्सपोज कर दिया कि भाई ये मेरा डोमेन है, और ऑफिस 365 में ऐड कर दिया, और ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन को एक्सपोज करने के बजाय अपना ऑर्गेनाइजेशन डोमेन abc.com.pk वो यूपीएन सफिक्स के अंदर डाल दिया। तो जब वो यूपीएन सफिक्स के अंदर डाल देंगे तो वहां पर यूपीएन सफिक्स ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑलरेडी यूपीएन सफिक्स ऐड हुआ हुआ है, और ऑफिस 365 के अंदर वही डोमेन ऑर्गेनाइजेशन डोमेन के तौर पे ऐड हुआ हुआ है, तो फिर यहां पर आपकी डायरेक्टरी सिग्नलाइजेशन हो सकती है। लेकिन जब कंपनी अपनी ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को शो करवाना चाहती है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को शो करवाने में, तो फिर उन्हें ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को ऑफिस 365 के अंदर ऐड करवाना है। यानी ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के लिए उन्हें एक पब्लिक डोमेन परचेज करना है, ठीक है। जब वो पब्लिक डोमेन परचेज करेंगे तभी वो ऑफिस 365 जो कि क्लाउड सर्विस है, ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल है, वहां पर जाके वो ऐड होगा और फिर वेरीफाई होगा। जब वो वेरीफाई होगा उसके बाद फिर सिंक्रोनाइजेशन, उसके बाद फिर सिंक्रोनाइजेशन हो सकती है, और उसके लिए आपने यूपीएन सफिक्स ऐड करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे के दोनों डोमेन सेम है। जो ऐड हुआ है वो भी ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन है और वो वेरीफाई हुआ हुआ है, तो फिर यहाँ पर आपने यूपीएन सफिक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि आप जो है ना ऑन दी बेसिस ऑफ सिनेरियो टू सिनेरियो, सिनेरियो टू सिनेरियो आप एक्टिव डायरेक्टरी के अकाउंट को, एक्टिव डायरेक्टरी के सेलेक्टेड अकाउंट को फिल्ट्रेशन के साथ सिंक करवाते हो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आपने तमाम के तमाम अकाउंट को ऑफिस 365 पे सिंक करना है। उसके पीछे एक लॉजिक है। जब आप हाइब्रिड एक्सचेंज यूज करेंगे तो जो अकाउंट आपके नीचे होंगे, यानी सॉरी, जब आप हाइब्रिड एक्सचेंज यूज करेंगे और जो अकाउंट आपके ऑन प्रेमिसेस एक्सचेंज में होंगे, सॉरी, जब आप हाइब्रिड एक्सचेंज यूज करेंगे और जो अकाउंट आपने सिर्फ सिंक करवाए हुए हैं और बाकी सारे अकाउंट आपने सिंक नहीं करवाए हुए, वो सिर्फ ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में है, तो हाइब्रिड एक्सचेंज को जो जो यूज कर रहे होंगे, जो जो हाइब्रिड एक्सचेंज को यूज कर रहे होंगे, उन्हें कंप्लीट एडवर्स बुक नजर नहीं आएगी। क्यों? हाइब्रिड एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि कुछ यूजर्स आपके ऑन प्रेमिसेस एक्सचेंज को यूज कर रहे होते हैं, कुछ आपके एक्सचेंज ऑनलाइन को यूज कर रहे होते हैं, और इनके दरमियान हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड मोड कॉन्फ़िगर किया जाता है फॉर द मेल फ्लो, ठीक है। लेकिन जब आपने सिंक्रोनाइजेशन ही पूरी नहीं कराई हुई एक्टिव डायरेक्टरी की, तो फिर जो एक्सचेंज सर्वर पे मौजूद है उनको तो कंप्लीट एड्रेस बुक नजर आएगी, लेकिन जो एक्सचेंज ऑनलाइन पे मौजूद है उनको कंप्लीट एड्रेस बुक नजर नहीं आएगी। तो इसलिए सम केसेस में आपको
सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट कराना जरूरी है। वेयर एज लेट्स सपोज आप एक शेयर्ड मेल बॉक्स बनाना चाहते हो और वो शेयर्ड मेल बॉक्स जरूरी है कि सारे यूजर्स को नजर ना आए, सिर्फ स्पेसिफिक यूजर को नजर आए, जिनको मैंने ऐड किया हुआ है सिर्फ उन्हीं को नजर आए, और ये मैं सबको दिखाना नहीं चाहता, तो फिर यहां पर आप सिलेक्टेड पे लेके जाओगे। तो डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है। ठीक है, सिनेरियो पे डिपेंड करता है आपका फिल्ट्रेशन। अच्छा, फिर इसी तरीके से आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, यूजर्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, यूजर्स आर रिप्रेजेंटेड ओनली वंस अक्रॉस ऑल दी डायरेक्टरीज, इस चेक पर आपने इस चेक पर आपने अनेबल रखना है। ठीक है, एंड उसके बाद सिंक्रोनाइज ऑल यूजर एंड डिवाइसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कंप्लीट यूजर, सारे के सारे यूजर्स को सिंक्रोनाइज करवाना है बेस्ड ऑन दी कंडीशन। कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये मैं बार बार इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि सिनेरियो पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कह दिया था कि भाई सारे के सारे यूजर सिंक्रोनाइज होने चाहिए तो वही होने चाहिए, तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सारे के सारे यूजर सिंक्रोनाइज होने चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है, लेकिन इट शुड बी ऑन द स्पेसिफिक सिनेरियो। सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि सारे के सारे यूजर सिंक्रोनाइज होंगे। जैसे एक्सचेंज ऑनलाइन और एक्सचेंज के केस में अगर आप सारे यूजर सिंक्रोनाइज नहीं कराएंगे तो एड्रेस बुक कंप्लीट नजर नहीं आएगी, तो उस सूरत में आपको सारे कराने। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शेयर्ड मेल बॉक्स की एग्जांपल दी, तो उसमें आपको सारे कराने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड कराने। तो कंडीशन एंड सिनेरियो पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर, अभी मैंने यहाँ पे पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। जब आप हाइब्रिड एक्सचेंज पे जाएंगे तो मैं हाइब्रिड एक्सचेंज भी यूज करूंगा। जब मैं पासवर्ड राइट बैक आप पासवर्ड राइट बैक जब मैं आपको समझाऊंगा तो फिर मैं पासवर्ड राइट बैक भी यूज करूंगा। तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा अगले लेक्चर्स में, अगले कोर्स के लेक्चर्स में। तो क्योंकि अगले कोर्स के लेक्चर में हम थोड़े एडवांस फीचर्स को यूज करेंगे, जैसे कि एक्सचेंज हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट हो गया। एंड देन फिर आपने यहाँ पर सिंगल साइन ऑन आपने सिंगल साइन ऑन के लिए, आप सिंगल साइन ऑन अनेबल करने के लिए आपने यहाँ पर क्रेडेंशियल देने। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, सिंगल साइन ऑन तभी अनेबल्ड होगा जब आपके पास एडीएफएस होगा। अगर आपके पास एडीएफएस नहीं है तो फिर आपने सिंगल साइन ऑन अनेबल नहीं करना। ठीक है, एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, जो कि मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं, कि जब आप फेडरेशन की तरफ जाएंगे तब आप सिंगल साइन ऑन यूज कर सकते हैं। जब आप फेडरेशन की तरफ नहीं जाएंगे तब आपने सिंगल साइन ऑन की तरफ नहीं जाना, ऑब्वियसली वो अनेबल्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने फेडरेशन अनेबल्ड की हुई है, ठीक है, और मैं सिंगल साइन ऑन अनेबल करना चाहता हूं, तो सिंगल साइन ऑन अनेबल करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी डोमेन मेरा नजर आ रहा होगा, जिसके लिए मैं एक्टिव डायरेक्टरी की सिंक्रोनाइजेशन कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइन ऑन के चेक को अनेबल करना है और यहाँ पे क्रेडेंशियल देने हैं अपने डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के। ठीक है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के यानी डोमेन एडमिन के मुझे क्रेडेंशियल देने। जैसे ही मैं क्रेडेंशियल दूंगा मैं इस पेज पर आ जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे क्रेडेंशियल एक्सेप्ट हो जाएंगे तो ग्रीन टिक आ जाएगा कि हाँ यार ये एक्सेप्ट हो चुके हैं और ये डोमेन एडमिन के क्रेडेंशियल यूज हो रहे हैं सिंगल साइन ऑन के लिए, और मेरे पास यहाँ ग्रीन टिक नजर आ जाएगा। देन फिर मैं रेडी कर रहा हूँ अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट टूल के इस्तेमाल करने के लिए। और इंशाल्लाह फिर इसी तरीके से मैं अपनी तमाम की तमाम कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करूंगा ताकि वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, इंस्टॉल्ड हो जाए एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट। और जैसे ही वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा, मेरी स्टार्ट दी सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस व्हेन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मेरे पास एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा बेस्ड ऑन माय कॉन्फ़िगरेशन, तो फौरन के फौरन एक्टिव डायरेक्टरी की सिंक्रोनाइजेशन ऑफिस 365 की साथ स्टार्ट हो जाएगी। और जब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, तो फिर यहाँ पर आपके सामने सारे मैसेजेस आएंगे कि आपकी सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है और आपकी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ एरर है आपने उसको ट्रबल शूट करना है, अगर यहाँ एरर नहीं है तो अल्लाह खैर सल्ला आपने एग्जिट करना है। और एग्जिट करने के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीट, एंड देन यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई नजर आ रही है, द एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकलमेंट इज नॉट अनेबल इन योर फॉरेस्ट। और आपके पास अनेबल्ड होना चाहिए। क्यों अनेबल्ड होना चाहिए? क्योंकि जब आपके पास रिसाइकलमेंट अनेबल्ड होगा तो अगर आपसे गलती से कोई एक्टिव डायरेक्टरी का अकाउंट डिलीट हो गया है तो वो आप उसको रिसाइकलमेंट से वापस ला सकते हैं, इस वजह से। तो यहाँ तक हमारा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट फॉर डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।
एंड इंशाल्लाह गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ UITA के ऑफिस 365 के फोरम पर पोस्ट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।